हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रिम्बल। लास्ट सेशन में हमने प्रिम्बल किया, इसके मेन कंटेंट किए और हमने देखा कि जो प्रिम्बल है, प्रिम्बल को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे अडॉप्ट किया। एक्चुअली जो प्रिम्बल था वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था ओरिजिनली, और इसको बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना, जिस वजह से हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते थे। तो प्रिम्बल की बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज हम करेंगे जो प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी फीचर्स क्या है। तो इसकी फीचर्स 4 फीचर्स हैं। फर्स्ट है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, देन नेचर ऑफ द स्टेट, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, एंड फोर्थ वन इज डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इस सेशन में 2 फीचर्स करेंगे, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड नेचर ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इसका मीनिंग क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस असेंबली ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसके पास कौन सी अथॉरिटी थी, कौन सी पावर थी, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन थे, उनके मेन सोर्स क्या थे। तो हमारा प्रिम्बल क्या डिफाइन करता है? जब इसकी स्टार्टिंग होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स क्या हो गया? जो पीपल ऑफ इंडिया है, यही मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। प्रिम्बल किसी और ने नहीं बनाया, हम लोगों ने खुद ही बनाया है। तो पीपल ऑफ इंडिया themselves have made this constitution, और मेन अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास है। जब प्रिम्बल बनाया गया तो इसमें किसी भी फॉरेनर की, जैसे हम कॉलोनी थे ब्रिटिश की, ब्रिटिशर की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी। ये प्रिम्बल हमने अपनी मर्जी से, हमारे देश के लोगों ने खुद ही बनाया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यही डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स हम खुद लोग ही थे, जिन्होंने जिस प्रिम्बल को बनाया है। तो जो प्रिम्बल है, ये वर्ड्स हैं, इसकी सोर्स क्या डिफाइन करते हैं? ये कहते हैं जो सॉवरेंटी है एंड अल्टीमेट पावर है, इट रेस्ट विद द पीपल। तो सॉवरेंटी ब्रिटिशर के पास नहीं है, किसी फॉरेनर के पास नहीं है, तो वो सॉवरेंटी किसके पास है? लोगों के पास है। एंड द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उनको हम कहते हैं फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों ने वोट देकर उनको चुना था, इसीलिए वो क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव है। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या था? विल ऑफ द पीपल, लोग जो चाहते थे वो ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, वो ही सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो ये 3 थिंग्स क्या डिफाइन करती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है वो किसके पास थी? लोगों के पास थी। तो मेन सोर्स किसके पास है? लोगों के पास था। तो ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इन्होंने क्या किया? सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स को देखा, तब जाकर हम इंडियन ने अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है। तो मेन बेस ऑफ द अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास होती है। जब हमने लास्ट सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल के रिगार्डिंग इसका मीनिंग किया था, तब हमने B.R. अम्बेडकर जी की डेफिनेशन की थी। उसमें भी क्या डिफाइन किया था? बेसिस ऑफ अथॉरिटी कौन थे? लोग ही थे। तो यही कहते हैं प्रिम्बल कि हमारे देश में अथॉरिटी का बेस क्या है? हम खुद अपने लोग हैं, हम पीपल है, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण किया गया है। तो हम ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया है? हम लोगों के द्वारा। लेकिन कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि प्रिम्बल हम लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, कुछ लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। तो वो 2 पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज करते हैं सोर्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट वन इज मेंबर्स वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वो कहते हैं जो मेंबर हैं वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के हम कह रहे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर नहीं थे, क्योंकि जब हमारी इंडिपेंडेंट होने से पहले इलेक्शन हुई थी, तब इलेक्शन टाइम सभी को वोट देने का राइट नहीं था। जी तो हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के
कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे फॉर द इलेक्शन। तो इसका आंसर क्या कहते हैं कि जो मेंबर्स थे वो क्या थे, हर एक सेक्शन को बिलोंग करते थे, इसीलिए हर एक सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव थे। एंड जब 52 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो सेम मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ऑलमोस्ट वही रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट लोकसभा में हमारे सामने आते हैं। तो इसके लिए अगर हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर मेंबर इलेक्ट नहीं किए गए थे, तो फिर फर्स्ट लोकसभा में वही मेंबर क्यों रिप्रेजेंटेटिव बने, तो लोगों ने उनको चेंज क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन है कि कटी कहते हैं कि मेंबर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर नहीं चुने गए थे, तो इसका कोई भी बेस नहीं है। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट got approved from the people through referendum। कहते हैं कि हम the people of India हमने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंडम के थ्रू अप्रूव कराया गया था? कहते नहीं, इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हम किसी भी पर्सन को, किसी भी सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमको लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए लोगों ने आज तक कभी भी रेफरेंडम की डिमांड नहीं की। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम रेफरेंडम के लिए कहते ही नहीं। तो जे क्रिटिक भी क्या हो गया, बेसलेस हो गया। इसीलिए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी कौन है, वी पीपल ऑफ इंडिया ही कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, इनका ही सबसे प्राइम रोल रहा है। और इसका सेकंड पॉइंट है फीचर का, नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट की नेचर क्या है? जब हमने इंडिया को बनाया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया, इसके अडॉप्शन के बाद हम इंडिया को कौन सी स्टेट कहेंगे, तो उसको हम नेचर में इंक्लूड करते हैं। जैसे इंडिया इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। तो ये सब क्या बन गए, इसकी नेचर बन गए, जो कंटेंट में भी डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट फीचर, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन का मीनिंग क्या हो गया, सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर, अथॉरिटी किसकी है, हम इंडिया की है। अब इंडिया खुद ही रूल करेगा, इंडिया फ्री है, इंडिया के ऊपर किसी की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं होगी। तो इंडिया इज फ्री टू मेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। पहले ब्रिटिशर का रूल चलता था, अब ब्रिटिशर हमारे ऊपर पॉलिसीज बनाने में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हम इंटरनल मैटर है चाहे एक्सटर्नल मैटर है, हम जो चाहें वो पॉलिसीज बना सकते हैं। किसी की फॉरेन अलायंस की, फॉरेन कंपनी की, फॉरेन पावर की हमारे पॉलिसीज के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उनकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इसीलिए सॉवरेन अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट के पास है, जो अल्टीमेटली लोगों के पास है। लेकिन कुछ पर्संस कहते हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की मेंबरशिप है, जो सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन जो खतरा नहीं है, क्योंकि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस अब जे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नहीं रही, इसका नेम चेंज कर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कर दिया। हम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, उसी तरह हमने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप ले रखी है। तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं या मेंबरशिप को टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो इससे हमारी सॉवरेनिटी पर कोई भी नुकसान नहीं है। सो इट डजंट अफेक्ट द सॉवरेनिटी एट एनी एक्सटेंट। तो ये हमारी मेंबरशिप वॉलंटरी मेंबरशिप है, पहले हमारी मजबूरी थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सब कुछ वॉलंटरी बेसिस पर हो रहा है। तो सॉवरेनिटी किसके पास है, हमारे इंडिया के पास है। हम ही एक सॉवरेन स्टेट बनकर सबके सामने आए हैं। नंबर 2, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट। इंडिया कौन सी स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है। जे पहले प्रिम्बल में ओरिजिनली नहीं डिफाइन किया गया था। तो जे टर्म सोशलिस्ट, इस टर्म को प्रिम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1946 के थ्रू ऐड किया गया। तो सोशलिस्ट का लिटरेरी मीनिंग क्या है, इट मींस a political system which advocates states ownership of means of production, distribution and exchange। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो स्टेट की मेंबरशिप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, बिग इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहां पर पब्लिक सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा होगा।
तो सोशलिस्ट का मीनिंग जे होता है। लेकिन हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे इंडिया में सोशलिज्म का मीनिंग जे नहीं है। तो हमारे इंडिया में अलग ही ब्रांड है सोशलिज्म का। इसमें पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों ही आपस में मिलकर काम करते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने भी यही कहा था, हमारा अपना न्यू ब्रांड है सोशलिज्म, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, इनइक्वालिटीज रिड्यूस करना चाहते हैं, ए बेटर लाइफ फॉर द पीपल ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को माइग्रेट कर इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट करना था और इसके लिए बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया। बेटर लाइफ फॉर द पीपल, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी एंड सोशल सिक्योरिटी, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज होम ने, वैसे ही सबको सोशल सिक्योरिटी देना। तो हमारा जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म का मीनिंग ये है। तो हम सोशलिज्म के थ्रू, हम मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू अपनी इकोनॉमी को डिवेल्प करना चाहते हैं, ताकि हर एक पर्सन की लाइफ है वो अच्छे से रन हो सके। तो आज सोशलिज्म की प्रेजेंट पोजीशन क्या है? तो हमारे देश में हम कहते हैं कि हम सच में क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी है जो आज के टाइम में हो रहा है। जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 91 में, जिसमें हमने प्रोपोगेट किया है प्राइवेटाइजेशन को एंड लिबरलाइजेशन को, क्या इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है? लेकिन वो टाइम की जरूरत थी जिसमें हमारी इकोनॉमी डिवोर्स्ड हो जाती, हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज थे, इसीलिए हमको उस टाइम मजबूरी में अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा एंड प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना पड़ा। अब हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज्ड है, प्राइवेटाइज्ड है, ग्लोबलाइजेशन है, जिसको हम एलपीजी मॉडल कहते हैं, इसके थ्रू हम डिवेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो तो ठीक है, हम प्राइवेट सेक्टर को डिवेल्प कर रहे हैं, साथ में आज के टाइम में इस प्रेजेंट सिनेरियो ये क्या हो रहा है, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्या ये सच में सोशलिज्म को डिफाइन कर रहा है? आज के टाइम में रेलवे भी वो डिस इन्वेस्ट हो रही है, रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर से लोगों के पास जा रही है, हर एक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड में जा रहा है। तो इस टाइम आप कौन से सेक्टर की बात कर रहे हो कि आज हमारे देश में सोशलिज्म है? हम सोशलिज्म इस टर्म को ऐड कर रहे हैं प्रीएम्बल में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम में डिस इन्वेस्टमेंट वो भी उन सेक्टर्स की जिन सेक्टर को हम नवरत्न कहते हैं, जो हम लाख करोड़ अर्न कर दे रहे हैं, उन सेक्टर को हम डिस इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको बेच रहे हैं। तो जैसे ये डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये तो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही है। हमारे देश में आज के टाइम में कैपिटलिस्ट है वो ग्रो कर रहे हैं। तो सोशलिज्म टर्म जो प्रीएम्बल में डिफाइन की गई है और जो हम कैपिटलिज्म की तरफ मूव करें, जितने दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। और आज के टाइम में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो कितना ज्यादा है, हम फॉरेन सेक्टर पर रिलाई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक क्वेश्चन मार्क है ऑन द टर्म सोशलिज्म कि क्या हम इंडिया सच में सोशलिस्ट इकोनॉमी है या फिर हम कैपिटलिज्म की तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमें नहीं पता हमें कहां लेकर जा रहा है। हमें प्रीएम्बल कहता है कि हम सोशलिस्ट हैं, लेकिन आज के टाइम में हमारे देश की सरकारें हैं वो सोशलिज्म की तरफ ना जाकर कैपिटलिज्म की तरफ मूव करती जा रही हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस टर्म को हम कैसे चेंज करते जा रहे हैं ये सब हमारे समझ से बाहर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वो कुछ और कह रहा है और जो कुछ भी पॉलिसी बनाए जा रहे हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज हैं। एंड नंबर थर्ड, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। ये भी हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर टर्म को ऐड किया था। तो क्या सेक्युलर, हम 42nd अमेंडमेंट से पहले क्या सेक्युलर नहीं थे? यस, हम उससे पहले भी एक सेक्युलर स्टेट बनकर आए थे। हमने अपने आप को सेक्युलर स्टेट ही डिफाइन किया था। सेक्युलर का मीनिंग क्या है कि एक स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, नो रिकॉग्निशन एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। जब हम भारत की, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि इंडिया कोई इरिलीजियस स्टेट है और एंटी रिलीजियस स्टेट है। इसका मीनिंग है इंडिया न्यूट्रल है, इंडिया के रहने वाले लोग
कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट करे, इसमें इंडिया का अपने स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। हम हर एक रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको मानते हैं, इसीलिए हम किसी भी रिलीजन के एंटी नहीं है। तो हमारा स्टेट एंटी रिलीजन स्टेट नहीं है और ना ही किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेगा। हमें जो राइट दिया गया है आर्टिकल 25 टू 28, जो एक फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम, इसमें इंडिविजुअल फ्री होता है टू अडॉप्ट, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। जो एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी गई है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किसी भी एक रिलीजन के लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं की जाएगी। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जो सरकार की इंस्टीट्यूशन है, वहां पर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, वहां पर सभी रिलीजन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कहता है कि हम सेक्युलर स्टेट है, हमारे देश में कोई भी रिलीजन के पर्सन हो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा और वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकता है, प्रमोट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। इंडिया कौन सी स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। हम अपने आप को आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के लिए डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए डेमोक्रेटिक स्टेट है। इसका मीनिंग हो गया कि जितने भी सिटीजन हैं दे हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड एक्चुअल पावर किसके पास है, लोगों के पास है। जो सरकारें हैं, सरकार किसकी बनेगी, इसका डिसीजन लोग खुद लेंगे। जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जिस पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है, वो ही सरकार आती है। People use their power by electing their representative on the basis of universal adult franchise। जिसे वजह से हम ये कहते हैं हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं और जो हमारी सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से वो आंसरेबल है, हर एक मिनिस्टर अपने काम के लिए आंसरेबल है। पार्लियामेंट में जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा उसके लिए वो आंसरेबल होगा। रूल ऑफ लॉ चलता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका डिसीजन नहीं होता, वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम लोगों को, कॉमन मैन को फ्रीडम है, लिबर्टीज है, ये किस वजह से है, रूल ऑफ लॉ की वजह से है। हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, इलेक्शन भी इम्पार्शियल कराए जाते हैं। जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट, और ये सभी फीचर हमारे कंट्री में प्रिवेल करते हैं। एंड लास्ट वन इज इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं। रिपब्लिक कंट्री का मीनिंग क्या है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक हम लोगों ने ही क्या किया है, कंट्री के हेड को चुना है, सभी पावर्स लोगों के हाथ में है। इसका मीनिंग ये है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। मींस जो हमारा हेड है, जैसे हमारे देश का हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसमें पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर तो है लेकिन इसका एक नॉमिनल हेड होता है जिसको हम एग्जेक्टिव हेड भी कहते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन सा है, इलेक्टेड पर्सन है, ना कि कोई हेरिडेटरी मोनार्क है, कोई राजा नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिपब्लिक। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एग्जेक्टिव हेड है हमारे देश का, वो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, चाहे हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्शन का मीनिंग है हम जो अपने एमपी एमएलए चुनते हैं वो ही आगे जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वोट कास्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन किसके द्वारा होगी, लोगों के द्वारा होगी। तो हम उनको इलेक्ट करते हैं पूरा फिक्स टर्म, हम 5 साल के लिए उसको चुनते हैं। तो हम क्या है, रिपब्लिक है। हमारा जो हेड है देश का वो भी क्या है, लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, इसीलिए हम अपने आप को रिपब्लिक हेड कहते हैं, रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। तो ये हमारी नेचर है, हमारी स्टेट की नेचर, जिसमें हम अपने आप को सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट स्टेट कह रहे हैं। तो ये थी फीचर्स। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी रिमेनिंग फीचर मींस ऑब्जेक्टिव करेंगे, डेट ऑफ अडॉप्शन करेंगे एंड प्रिंबल की जो इंपॉर्टेंस है वो करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।